जय हिंद बच्चों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की सोशल साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो निश्चित यहाँ से कई प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आइए हम लोग बिना देर करते हुए ग्रुप बी, जो खंड बी जिसको हम लोग बोलते हैं, खंड बी, खंड सी और खंड डी के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले खंड बी के जो प्रश्न है बच्चों, 31 नंबर कह रहा है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, नारीवाद जो है कई बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो नारीवाद क्या है? तो कह सकते हैं, देखिए, नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी कहने का यह अर्थ है बच्चों कि नारीवाद जो होता है एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में स्त्री पुरुष में समानता उत्पन्न करती है। यानी स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तो नारीवाद क्या है बच्चों? तो नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में पुरुषों के समान, महिलाओं की समानता की बात करती है। चलिए, अगला है बच्चों, गिरमिटिया मजदूर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं बच्चों? तो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत से बहुत से लोगों को एक एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? तो एक अनुबंध के द्वारा, ठीक है, एग्रीमेंट के द्वारा काम पर करने के लिए फिजी, गायना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। तो इसी एग्रीमेंट मजदूर को ही हम लोग क्या कहते थे? तो गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ठीक है, हम लोग नहीं कहते थे, अंग्रेज कहते थे। ठीक है, इसी जो एग्रीमेंट मजदूर होते थे बच्चों, उसको अंग्रेज क्या कहते थे? गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर क्या था? तो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत से बहुत से लोगों को एक एग्रीमेंट के तहत काम करने पर ले जाया जाता था। उन मजदूरों को ही क्या कहा जाने लगा? गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 33 कह रहे बच्चों, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? देखिए, हम बात कर रहे हैं संसाधन की। सबसे पहले हम लोग समझेंगे संसाधन क्या होती है। तो हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो मानव के लिए, यानी जो मानव होते हैं उनके लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो ये तो आप लोगों को भी पता है बच्चों कि मानव हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। अगर संसाधन नहीं होंगे तो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर किस रूप में लिखना है थोड़ा देखिए। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सभी की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन मानव के जीवन को सुखद और सरल बनाते हैं। आज संसाधन किसी देश की प्रगति के सूचक माने जाते हैं। इस प्रकार संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, अगर संसाधन नहीं होगा तो क्या हमारी आवश्यकता पूर्ति होगी? कहोगे सर बिल्कुल नहीं। आज जिस प्रकार से वस्तुओं की उत्पादन बढ़ी है, वस्तुओं का मात्रा बढ़ा है, उस प्रकार से हमारी जो मांगे हैं उनकी भी पूर्ति हुई है। पहले देखते थे जहां हम लोग को पैदल यात्रा जाने के लिए पैदल यात्रा करना पड़ता था, जिस यात्रा को पहले हम लोग 4 दिनों में करते थे, आज हम लोग 10 मिनट में करते हैं। तो जिस प्रकार से संसाधन बढ़ा है उसमें हमारी आवश्यकता भी क्या हुआ? पूर्ति हुई है। तो भोजन, वस्त्र, आवास, इनकी भी पूर्ति कौन करता है? तो संसाधन ही करता है। तो मानव के लिए संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, कह रहे नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दें। नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय का अर्थ है बच्चों अनवीकरणीय संसाधन का एक अर्थ क्या है? उदाहरण बताइए। देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिनका नवीकरण होता रहता है। नवीकरण होने का अर्थ है बच्चों कि इनकी पुनः पूर्ति होती रहती है। ठीक है, जिनका मात्रा क्या है? असीमित है, जिनका हम लोग बार बार उपयोग करने के बावजूद भी ये समाप्त नहीं होती है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे तो जल, पेड़ पौधे, वायु इत्यादि। बट हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनकी मात्रा सीमित है, और अगर इसको हम इसी तरह उपयोग करते रहे तो ये क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। और इनकी पुनः पूर्ति संभव
नहीं है। तो ऐसे संसाधन को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो गैर नवीकरणीय या तो फिर अनवीकरणीय संसाधन के नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे तो कोयला। तो बच्चों कोयला का जो निर्माण है कई वर्षों पूर्व, लाखों करोड़ों वर्ष में कई अप्राकृतिक घटना जो है, प्राकृतिक घटना कह सकते हैं, कई प्राकृतिक घटना एक साथ घटी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी वगैरह, जिनके कारण पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे थे ये सारे क्या हुए, तो पृथ्वी के अंदर दब गए। और पृथ्वी के अंदर दबने के कारण लाखों वर्ष तक दबे रह गए, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर ताप और दाब दोनों बढ़ा। ताप और दाब बढ़ने के कारण ये धीरे धीरे अपघटित होना शुरू हुआ, और अपघटित होकर के क्या हुआ, ये कार्बन का रूप धारण कर लिया, जिसे हम लोग आज कोयले के नाम से जानते हैं। तो क्या पुनः कोयला का निर्माण संभव है? तो बच्चों पुनः संभव अभी नहीं है। इसलिए हमें ऐसे संसाधनों को सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी इनका लाभ मिल सके। अन्यथा सिर्फ इन लोग पढ़ेगा किताबों में बच्चों कि कोयला था, काले रंग का था, ऐसे थे, ऐसे इतना उष्मा प्राप्त होता था। ठीक है, चलिए पेट्रोलियम, ये भी क्या है, तो एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे जो कोई पेट्रोलियम है उसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो काला सोना कहा जाता है, याद रखोगे। ठीक है, चलिए संघवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए बच्चों, प्रश्न है आपके पास, संघवाद से आप क्या समझते हैं? तो संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार अथवा उसको घटक इकाइयों के बीच बांट दी जाती है। इस प्रकार एक संघीय व्यवस्था में सरकार दो स्तर का कार्य करती है, केंद्र स्तर पर तथा राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर कौन होती है, तो केंद्र सरकार होती है। राज्य स्तर पर क्या होती है, तो राज्य सरकार होती है। ठीक है, राज्य स्तर पर कार्य करने वाली सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें बच्चों कि हमारे भारत सरकार में क्या है, शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में कर दी गई है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत जो आने वाले विषय होते हैं उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, जबकि जो राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विषय होते हैं उन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है। एक होता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची, जैसे हम लोग एग्जाम्पल बात करें शिक्षा, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं बच्चों उनमें कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होती है, केंद्र सरकार के पास भी और राज्य सरकार के पास भी। लेकिन अगर एक ही सब्जेक्ट पर दोनों सरकारें कानून बनाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बाद राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक होता है अपशिष्ट शक्तियाँ। जैसे मान के चलिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इन तीनों में से नहीं आते हैं, तो ऐसी शक्तियाँ जो होती है उसको हम लोग अपशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास ही होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, राजनीतिक दल के मुख्य घटक कौन है? तो बच्चों देखिएगा, राजनीतिक दल क्या अर्थ है, तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। हम लोग बहुत से भी राजनीतिक दल देखे होंगे बच्चों, जैसे अगर भारत की बात करें हम लोग, ठीक है, तो भारत में किसी है तो बहुदलीय राजनीतिक दल है ना, यानी बहुत से दल हैं। तो उसमें से हम लोग अगर बात करें भी प्रमुख, तो बीजेपी है, कांग्रेस है। तो बच्चों, तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहता है या तो फिर उसमें सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। राजनीतिक दल के बच्चों 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कौन कौन? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल का नेता होना चाहिए, उनके सक्रिय सदस्य होने चाहिए और उनका समर्थक होना चाहिए। तो राजनीतिक दल के 3 घटक कौन कौन से हैं? नेता, सक्रिय सदस्य और उनके समर्थक। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रति व्यक्ति अथवा औसत आय से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रति व्यक्ति आय, ऐसे को हम लोग दूसरा नाम जानते हैं औसत आय। ये क्या है? तो किसी देश की कुल जो जनसंख्या होती है बच्चों, ठीक है, और वहाँ की जो कुल आय होते हैं, तो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त आय होती है उसी आय को हम लोग क्या कहते हैं? तो औसत आय कहते हैं। ठीक है, किसी राष्ट्र की औसत आय जितना अधिक होता है वो राष्ट्र उतना ही विकसित माना जाता है, और किसी राष्ट्र का जितना प्रति व्यक्ति आय कम होता है वो राष्ट्र उतना ही कम विकसित माना जाता है। ठीक है, चलिए मुद्रा को परिभाषित करें। देखिए, मुद्रा को किस सूची में रखा गया बच्चों? तो संघ सूची में रखा गया। किस सूची में रखा गया है? तो याद रखोगे आप सभी, संघ सूची में रखा गया। तो कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, धन के संचय के साधन के
रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है उसे मुद्रा कही जाती है। ठीक है, जैसे बच्चों मुद्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा। भारत की मुद्रा क्या है, तो कहोगे सर रुपया है। क्या है, रुपया है। ठीक है, तो देखिए जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था बच्चों, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था उस समय वस्तुओं का क्रय विक्रय किस प्रकार की जाती थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा की जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा की जाती थी। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा क्या होता था, व्यक्ति जो थे एक वस्तु के बदले दूसरे व्यक्ति को दे करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। जैसे मान के चलिए हमें कोई चावल की आवश्यकता है और किसी के पास में गेहूं है। ठीक है, हमारे पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, तो हम उससे क्या करेंगे, हमें चावल की आवश्यकता है तो हम उससे चावल ले लेते थे और उसको गेहूं दे देते थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। मान के चलिए हमारे पास गेहूं है और दूसरे पास चावल है। ठीक है, तो उसको गेहूं की आवश्यकता होनी चाहिए तभी वो हमारे से गेहूं लेंगे, और हमें भी चावल की आवश्यकता होनी चाहिए तभी हम उससे चावल लेंगे। ठीक है, लेकिन जब से मुद्रा का विकास हुआ है, यानी मुद्रा क्या है बच्चों, हाँ, जब से मुद्रा आया है उससे क्या हुआ, ये वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी वो समाप्त हो गई है। और अब हम क्या है, अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मुद्रा समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या करें। देखिए बच्चों, स्पिनिंग जेनी मशीन, ठीक है, इसको ब्रिटेन की जो महिला थी उसने उसका विरोध किया था। इस मशीन का क्यों विरोध किया था कि स्पिनिंग में जेनी मशीन से आने से क्या हुआ था कि जो महिलाएं थी वहाँ ब्रिटेन की वो बेरोजगार हो गई थी। ठीक है, आप समझिए, स्पिनिंग जेनी मशीन ने उनकी जो कताई की प्रक्रिया थी बहुत तेज कर दी थी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी। इस कारण मजदूरों की मांग घट गई। बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्यक्त थी। देखिए बच्चों, ये जो मशीन थी उनकी जो कताई की प्रक्रिया थी वो काफ़ी तेज कर दी थी इस मशीन के आने के बाद। तो वहाँ पे जो काम कर रहे थे महिलाएं थी, ठीक है, उनको क्या हुआ, तो उनकी मांगें घट गई और उसको बेरोजगारी की आशंका जताने लगी कि मशीन आ गई तो फिर हमें काम कहाँ मिलेगा। तो उन बेरोजगारी की आशंका से क्या हुए, महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। ठीक है, जब उन उद्योग में इन मशीनों का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से उनकी कताई करती थी को काम से हटाना पड़ा। इस कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। सीधी भाषा में आप लोग कहोगे बच्चों कि स्पिनिंग जेनी मशीन जो था, ठीक है, वो क्या था, तो उनकी कताई को करने वाले एक मशीन था, यानी उनकी कताई करने वाले एक मशीन था। ठीक है, तो ब्रिटेन की जो महिलाएं थी जो पहले हाथ से उनकी कटाई कर रही थी, इस मशीन के आ जाने से क्या हुआ, उनकी मांग घट गई और मांग घटने के कारण वे बेरोजगार हो गए। तो उन बेरोजगारी की आशंका के कारण, बेरोजगारी के कारण स्पिनिंग जेनी मशीन पर ब्रिटेन की महिलाओं ने हमले किए। ठीक है, क्यों किए, तो बेरोजगारी की दर घटाने के कारण। अगला, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ है। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुउद्देशीय परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय का मतलब ही क्या होता है, यहीं पे देखिए सारा आंसर भी छुपा हुआ है। बहुउद्देश्य यानी जिनकी स्थापना का उद्देश्य एक ना होकर के अनेक होते हैं। ठीक है, तो ऐसी परियोजनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना के क्या क्या लाभ है बच्चे, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना के निम्नलिखित लाभ होते हैं। सबसे पहला, बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ये परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजना उद्योगों तथा घरेलू उपयोग के लिए विद्युत पैदा करती है। इन परियोजनाओं से नहरें निकालकर भूमि की सिंचाई की जाती है। अगला है, बहुउद्देशीय परियोजना अंतःस्थलीय तथा जल परिवहन में सहायक होती है। बच्चा आप लोग इसको सरल भाषा में समझिए। बहुउद्देशीय परियोजना यानी जिनका उद्देश्य ही क्या होता है, एक से अनेक होता है। तो सबसे पहला इसका जो लाभ है बच्चों क्या होता है,
तो बहुउद्देश्य यानी कि बड़े बड़े तालाब, डैम जिसको हम लोग बोलते हैं, बांध बनाया जाता है, तो इससे सबसे पहला उद्देश्य होता है, ठीक है, जल को संग्रहित करना। क्या होता है बच्चों? तो जल को संग्रहित करना। तो जल को संग्रहित करेंगे तो इस जल का उपयोग कहाँ पे करेंगे? तो हम लोग सिंचाई के क्षेत्र में कर लेंगे। दूसरी बात है, सिंचाई के अलावे हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग देखेंगे जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, उन शहरों में लोगों की जल की आपूर्ति को पूर्ति करने के लिए इस जल का उपयोग करते हैं। जैसे अभी हम लोग का यहाँ एक डैम है खंडोली। खंडोली से देखे होंगे बच्चों कि गिरिडीह के विभिन्न क्षेत्रों में, गिरिडीह के विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति की जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बच्चों? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में क्या होता है कि बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत उत्पादन। लिखिएगा, इससे बिजली उत्पादन किया जाता है, यानी विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला बात क्या है? आप समझिए, जब बड़ा बड़ा बांध बनाया जाएगा तो उसमें काफ़ी मात्रा में जब जल उपलब्ध रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो मछली उत्पादन भी तो हम लोग कर सकते हैं ना। कहोगे सर कि मछली उत्पादन भी किया जाता है? बिल्कुल, तो मछली उत्पादन किया जा सकता है। आप समझिए, हम लोग देखिएगा क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं कि उन स्थलों में हम लोग घूमने जाते हैं जो अच्छे दृश्य में होते हैं, जहाँ अच्छा स्थल होता है। तो जब बड़ा बड़ा यहाँ पे बांध बनाया जाता है बच्चों, तो ये एक दृश्य स्थल के रूप में विकसित हो जाता है। किस रूप में? दृश्य स्थल के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाता है। अगला लाभ क्या है बच्चों? देखिए, जब कभी क्या होता है, अधिक वर्षा होने के कारण जो जल आती है, तो ये जो बड़े बड़े बांध होते हैं वहाँ पे जल इकट्ठा हो जाते हैं, जिन कारण से क्या होती है, बाढ़ आने की जो संभावनाएं होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। हाँ, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है बच्चों। जैसे मान के चलिए किसी कारणवश, जैसे भूकंप वगैरह के कारण अगर जो ये बांध बनाएगा उनकी दीवारें टूट जाती है, तो अगल बगल के क्षेत्रों में क्या होती है कि बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, यानी आ जाती है, और कई बार जो होते हैं वो गाँव बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद इनके नुकसान भी है बच्चों कि अगल बगल के जितने भी गाँव हैं उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, क्योंकि इस बांध के निर्माण के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ज़मीन की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए अगल बगल के जो गांव होते हैं उनको वहां से विस्थापित होना पड़ता है। तीसरी बात क्या होता है बच्चों, इसकी जो नुकसान है वहां पे आपसे देखिए, जैसे मान के चलिए अगर कहीं बांध का निर्माण किया जा रहा है तो वहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि होती है, वो कृषि योग्य भूमि क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। जहाँ कृषि की जाती थी वही अब बर्बाद हो जाता है, यानी कृषि योग्य भूमि कह सकते हैं हम लोग कि इनकी बर्बादी होती है। इसके बाद देखिए, अधिक मात्रा में जल जमा होने के कारण क्या होता है, उन क्षेत्रों में जो आवश्यक जड़ी बूटियाँ होती है, जो आवश्यक पौधे होते हैं, वो भी क्या होते हैं? तो नष्ट हो जाते हैं। तो बच्चों इससे वही पूछता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, या फिर उसके क्या लाभ है, या इससे क्या हानियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे कि रोपण कृषि पर एक टिप्पणी लिखें, यानी रोपण कृषि क्या है। हाँ, तो इनकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो बच्चों रोपण कृषि की विशेषता देखें। रोपण कृषि बड़े बड़े आकार के फार्मों में की जाती है, यानी जो रोपण कृषि होता है बच्चों, ये कृषि के एक ऐसा प्रकार होता है जिनका मकसद क्या होता है कि व्यवसाय करना, यानी कि पैसा कमाना, ठीक है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। चूँकि हमें अधिक उत्पादन चाहिए, तो अधिक उत्पादन के लिए हमें अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। हम अच्छे जो आधुनिक विधियाँ होती हैं उन आधुनिक विधियों का उपयोग करते हैं, आधुनिक मशीनों का और उपयोग करते हैं, और उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, जो रोपण कृषि होता है बच्चों, उनमें गहन, जिनको हम लोग कहते हैं अधिक से अधिक श्रम की आवश्यकता, यानी कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसके बाद इनके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, याद रखोगे। इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं, बिल्कुल अभी जस्ट पहले बताया। रोपण कृषि की मुख्य फसलें जैसे कौन क्या होगा, तो रबड़, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल इत्यादि, ठीक है। रोपण कृषि व्यवसाय महत्व का होता है। हमने पहले बताया कि जो रोपण कृषि होता है बच्चा, वो किस लिए किया जाता है, तो अपने क्या बोलते हैं, व्यवसाय के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। चलिए, जबकि जो निर्वाह कृषि होता है ये अपने परिवार के द्वारा परिवार को पालने के लिए किया जाता है। भारत में सत्ता की भागीदारी के लिए कौन से तरीके अपनाए गए हैं? देखिए बच्चों, जो हमारा भारत है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पे सत्ता का क्या है, विभाजन किया गया है, और सत्ता में सभी वर्गों को भागीदारी दी गई है। तो सत्ता में भागीदारी के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं?
तो भारत में सत्ता में भागीदारी के लिए निम्नलिखित प्रमुख तरीके अपनाए गए। सबसे पहला, सत्ता का वितरण। भारत में सत्ता का क्षैतिज वितरण के अंतर्गत एक ही स्तर की सरकार के 3 अंगों, जैसे मान के लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, और न्यायपालिका है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया है। दूसरा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इनके अंतर्गत सत्ता को केंद्र सरकार, राज्य सरकार में बांट दिया गया है। और इनमें जो है सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण कहने का अर्थ है बच्चों कि सत्ता जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटा हुआ है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे भारत में भी क्या है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब है जो केंद्र में शासन कर रही है। केंद्र में भी किसकी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार, जहाँ का प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो मोदी है ना, बोलते हैं ना हम लोग कि नरेंद्र मोदी है। जबकि अगर हमारा राज्य सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार में अभी हमारा झारखंड है, ठीक है, क्या है बच्चों, झारखंड। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो कहोगे सर कि हेमंत सोरेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहने का अर्थ है कि सत्ता को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बांट दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाता है। देखिए, मुद्रा के आविष्कार होने से ये दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाता है। दोहरे संयोग का मतलब हमने अभी जस्ट पहले बताया था बच्चों कि मान के चलिए अगर मेरे पास चावल है, ठीक है, और हमें गेहूं की आवश्यकता है, ठीक है। अब किसी के पास गेहूं है लेकिन उसको चावल की आवश्यकता नहीं है, तो उस समय दोहरा संयोग जो होता है वो बहुत बड़ा दिक्कत बन जाता है कि मान के लिए हमें तो गेहूं चाहिए लेकिन उनको चावल नहीं चाहिए। तो इस समय जो होती है, इस स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं हो पाती है क्योंकि उनको गेहूं की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, दोहरे संयोग। मान के चलिए हमको जिस वस्तु की आवश्यकता है, तो अगर हमारे पास जो वस्तु है वो वस्तु की उनको भी आवश्यकता होनी चाहिए, तभी ये वस्तु विनिमय हो पाती थी। तो इसको किस प्रकार से मुद्रा का आविष्कार होने के बाद समाप्त हुआ, वही इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तु के रूप में किया जाता था। इसके लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था, अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सके। हमने जस्ट पहले बताया ना कि दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सके। यानी हमारे पास मान के चलिए अगर कोई ऐसा वस्तु है जो हम दूसरे को दे, तो वो वस्तु दूसरे के लिए आवश्यक होनी चाहिए और उनके पास जो वस्तु है हमारे लिए आवश्यक होनी चाहिए, तभी वस्तु विनिमय हो सकती थी। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि संभव नहीं हो तो कठिन आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति के पास मान के चलिए गेहूं है तथा वह कपड़े खरीदना चाहता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं तो वह चावल खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो आवश्यकता है वो दूसरे के पास नहीं है और दूसरे की जो आवश्यकता है उसके पास नहीं है। तो मुद्रा के प्रयोग से क्या हुआ, इन समस्या का समाधान किया जा सकता था। जिस व्यक्ति के पास गेहूं है वह उसे आसानी से बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा कपड़े खरीद। जैसे आज हम लोग के पास मुद्रा है ना बच्चों, तो मुद्रा के द्वारा क्या जाता है, हम लोग जब भी बाजार जाते हैं तो कोई भी वस्तु क्रय विक्रय कर लेते हैं, उसका एक निश्चित मूल्य निर्धारण होता है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ मान के चलिए हम लोग ले रहे हैं, हम लोग गेहूँ लिए तो गेहूँ बोला कि नहीं ठीक है 20 रुपये प्रति केजी, यानी 1 केजी का वो ले रहा है 20 रुपया, तो हम उसको 20 रुपया दे देंगे तो हमें 1 केजी दे देगा और इसी के अकॉर्डिंग वो हमें जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग पैसे देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, मान के चलिए हमारे पास चावल है, किसी को कपड़ा की आवश्यकता है, ठीक है, कपड़ा उसके पास है भी, तो कपड़ा देगा तो कितना चावल देगा, मात्रा तो निश्चित करना मुश्किल होता था ना। तो एक कपड़े के लिए मान के लिए कितना चावल देगा, और चावल देगा भी तो फिर कितना देगा, ठीक है। ये मूल्य निर्धारण करना भी बहुत दिक्कत होता था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WTO जानते हैं, ठीक है, WTO के रूप में जानते हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्यों का भी वर्णन करें, इसे भी आप लोग से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है बच्चों, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाकर उनके तीव्र विकास को सुनिश्चित करना। यानी विश्व व्यापार संगठन का अंतर है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उनमें जो रुकावटें होती है, अवरोध, ठीक है, तो उनमें जो नीतियाँ होती है उनमें कुछ उदार लान करके, उदार का मतलब होता है उनमें कुछ क्या बोलते हैं, सख्त नीति जो होता है ना उसमें थोड़ा कम करके विकास को सुनिश्चित करना, ठीक है।
यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न देशों के द्वारा इन नियमों के अनुपालन पर नजर रखता है। ठीक है, देखिए बच्चों, WTO क्या करता है, जो किन्हीं दो देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उनको ये निगरानी करता है, उनके अंतर्गत ये जो नीति होते हैं उनका ये निर्धारण करते हैं। ठीक है, दो देशों के बीच व्यापार जो होता है वो किस प्रकार से होगा, इनका निर्धारण WTO करता है। ठीक है, इसके बाद देखता है बच्चों, मतलब WTO क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मतलब है जो कि अवरोध, जिसको हम लोग जो रुकावट कहते हैं। जैसे मान लो कोई देश कह दिया कि हमारा देश में कोई भी आएगा तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना वो अवरोध उत्पन्न कर दिया। ठीक है, तो WTO कह रहा है कि विश्व व्यापार के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अवरोध मुक्त होना चाहिए, यानी ज़्यादा सख्त नीति कोई भी सरकार नहीं अपना सकता है। ठीक है, अगला है बच्चों, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है। हमने भी जस्ट पहले बताया ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, ऐसा व्यापार जो एक देश से दूसरे देशों में व्यापार की जाती है, तो ऐसे व्यापार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। विभिन्न देशों के द्वारा इन नियमों का अनुपालन करता है और इस पर ये नज़र रखता है। अगला है, इस संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार से संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और बिना किसी के भेदभाव को हो। ठीक है, अगला है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1946 के निर्माण की आवश्यकता क्यों करनी पड़ी। देखिए बच्चों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1946 के निर्माण की आवश्यकता क्यों करनी पड़ी। ठीक है, तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून अधिनियम 1986 क्यों बनाया गया। ठीक है, तो इनके पीछे क्या था, निम्नलिखित कारण था। क्या, उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण, यानी जो उत्पादन करते थे वस्तु को और जो इनको बेचते थे उनके द्वारा जो उपभोक्ता होते थे जो इनको खरीदते थे उनका शोषण किया जा रहा था। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्थाओं का अभाव था। ठीक है, अगला क्या था बच्चा, उपभोक्ता आंदोलनों का दबाव, यानी उपभोक्ता आंदोलन का क्या था, तो दबाव बनाया जिनके कारण इसको कानून बनाना पड़ा। उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा तथा विक्रेताओं के अनैतिक एवं अनुचित व्यवस्था की शैली पर रोक लगाना, यानी कहने का अर्थ है उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा विक्रेताओं के अनैतिक और अनुचित व्यवस्था शैली पर रोक लगाना। समझे, यानी जो विक्रेता होते थे वो मनमानी ढंग से वस्तु को किसी भी मूल्य पर बेचते थे। ठीक है, तथा मान के चलिए अगर मान के उसके पास किसी की स्टॉक है कोई भी वस्तु की और वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो उनका भी रोक लगाना ये किनका काम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहा है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर पड़ा। यानी 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति के क्या प्रभाव पड़ा, तो निम्नलिखित असर हुआ। हाँ, मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप कम लागत पर अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण गरीब जनता भी इन किताबों को खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ और अनेक लोगों को छपाने में, जहाँ किताब को छापा जाता है, में काम मिला। दूसरी बात था, सस्ती मुद्रण संस्कृति से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। ठीक है, भाषाई प्रेस से गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं का रोपण किया गया। मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीबों में शराबखोरी, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता फैली। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, जागरूकता फैली। तो 19वीं सदी में जब भारत में मुद्रण संस्कृति का असर हुआ यानी प्रकाशन हुआ, तो यहाँ की जो जनता थे उन पर ये निम्न प्रभाव पड़ा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें। देखिए, जो लोकतंत्र होता है बच्चों, ठीक है, जहाँ जनता द्वारा जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, है ना, जनता द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, ये जनता के लिए ही क्या होता है, ये जनता के लिए ही कार्य करती है। ठीक है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों और भूमिकाओं का वर्णन करें। तो देखते हैं, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य होते हैं बच्चों। तो राजनीतिक दल का कार्य है चुनाव लड़ना। ठीक है, और चुनाव लड़ करके क्या कार्य करते हैं वो,
सत्ता हासिल करना। तीसरा क्या काम है? जनता की समस्याओं को सदन तक पहुंचाना। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, देखिए, जो राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार का गठन करती है और सरकार का संचालन करती है और जनता के लिए नीतियों का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ये राजनीतिक दल के कार्य हैं। अगला प्रश्न कह रहे लोकतंत्र किस प्रकार नागरिकों की गरिमा और आज़ादी सुरक्षित रखता है। देखिए बच्चों, लोकतंत्र जो है वो किस प्रकार नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को सुरक्षित रखता है। तो लोकतंत्र जो होता है किसी भी देश के लिए की जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों को समान पाना चाहता है, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, सभी के साथ समान अवसर प्राप्त होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यानी कि समझिए, लोकतंत्र जैसे मान के हम लोग भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे भारत के नागरिकों को क्या है, मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी कि भारत के नागरिकों को कुल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों, तो लोकतंत्र में क्या होता है, तो लोकतंत्र में जो सरकार होती है उनका गठन कौन करती है, तो जनता करती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जनता द्वारा अपने नेता चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, और ये प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी सरकार को चुनती है। अगर जनता को कभी लगे कि ये जो सरकार का गठन हुआ है वो हमारे हित में कार्य नहीं कर रही, तो 5 वर्ष के बाद वह पुनः चुनाव होती है जिसमें वह अपनी मतदान के द्वारा सरकार को चेंज कर सकती है। तो ये कहाँ पे है, सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव है बच्चों। ठीक है, लोकतंत्र में व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले और चुनाव के बाद स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज्ञा होती है। लोकतंत्र व्यवस्था में सभी वर्गों और धर्मों का सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अब समझिए, लोकतंत्र में मान क्या होता है, सभी व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, ठीक है, और मतदाता सूची में जिनका नाम है उनको मत देने का अधिकार है, और सभी मत का जो मूल्य है वो एक समान होता है। समझे, लोकतंत्र में क्या है बच्चों कि लोकतंत्र में उस देश के सभी नागरिकों को उस देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आप अपने मांगों को आंदोलन के द्वारा, धरना के द्वारा आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उनसे मनवा सकते हैं। अगला बच्चों, ऊंची जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट करें। तो अद्यपि कर्जदार अपनी आय को बढ़ाने तथा बेहतर परिस्थितियों के निर्माण के लिए कर्ज लेता है, लेकिन जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर देती है। बिल्कुल, जैसे मान के चलिए, ठीक है, कर्जदार जो है, कोई मान के चलिए जो ऋण लिया वो सोचा कि हम कई अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है जो ऋण के लिए और समस्याएं उत्पन्न कर देती है। जैसे मान लें कि एक व्यक्ति फसल उत्पादन के लिए ऋण लेता है, यदि किसी कारणवश उनकी फसल मर जाती है तो बर्बाद हो जाती है। कभी देखने की सूखा के कारण फसल नहीं हो पाती, या कभी अधिक वर्षा के कारण क्या होती है, बाढ़ आने के कारण क्या होती है, फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो कर्ज चुकाने के लिए पुनः कर्ज लेता है, अथवा अपनी जमीन बेचने के लिए विवश हो जाता है। इस प्रकार परिस्थितियों में खतरे से इस बात को तय करते हैं कि ऋण उपयोगी होगा अथवा नहीं। मतलब समझिए प्रश्न बच्चों, सरल भाषा में मान के चलिए हमने कोई किसान जो है, हम नहीं लेते, मान के कोई किसान है, तो उस किसान ने क्या किया कि बैंक से लोन लिया फसल करने के लिए। अब फसल क्या हुआ, किसी कारणवश, जैसे मान के चलिए वर्षा नहीं होने के कारण, या फिर कभी कभी क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ उड़ आया, उसके कारण क्या हुआ कि फसल बर्बाद हो गया। अब फसल जो होता है वो बर्बाद होकर जाने के कारण जो किसान ऋण लिया था वो सोच रहा था कि फसल अच्छा होगा तो उन फसल को बेच करके हम ऋण को चुकता कर देंगे, तो ऐसा तो फसल हुआ नहीं। अब दूसरी बात क्या हुआ कि वह कर्जा नहीं चुका पाया। नहीं चुकाने की स्थिति में फिर उन्हें फसल करने के लिए पुनः फिर क्या हुआ, ऋण लेना पड़ा। और इस स्थिति में जब ऋण का बोझ बढ़ जाता है तो या तो उस किसान को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, ठीक है, या तो अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, या फिर वो काफ़ी इनकी स्थितियाँ जो होती है वो दयनीय हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चों,
उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक कुछ इस प्रश्न को हमने करवा दिया है। चलिए अगला देखिए, खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी, बेरोजगारी किस सीमा पर है आज हमारे भारत में, तो आप सबको पता है बच्चों, ठीक है। तो बेरोजगारी को भी बांटा गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी की। तो जो खुली बेरोजगारी होती है, तो खुली बेरोजगारी वह है जहाँ योग्य और सक्षम व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा के बावजूद काम नहीं मिलता है। मान के चलिए खुली बेरोजगारी मतलब ऐसी बेरोजगारी होती है जहाँ लोग सक्षम हैं, योग्य हैं काम करने के लिए, लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है। जबकि प्रचलन बेरोजगारी वह होती है जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं होता है। उनमें कुछ लोगों के काम से हट जाने पर उत्पादन प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं हो पाता है। इधर देखेंगे, इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चों, किसी काम में 20 मजदूरों की आवश्यकता है, वहाँ पे 30 मजदूर काम कर रहे हैं, तो आवश्यकता से अधिक मजदूर इसमें कार्य करते हैं। अगला, इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। प्रचलन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अत्यधिक पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती है। तो कम से कम 4 अंतर आप लोग को लिख देना है बच्चों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है खुली बेरोजगारी और प्रचलन बेरोजगारी, ठीक है। तो खुली बेरोजगारी में क्या होता है, जहाँ योग्य और सक्षम व्यक्ति को काम अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाता है। जबकि इसमें क्या होता है, लोग तो काम में लगे रहते हैं, लेकिन उसको अपनी प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है। कब इसे हटा दिया जाएगा वो भी उनका कोई फिक्स समय नहीं होता है। इसके अंतर्गत काम करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को काम नहीं मिलता है। इनके किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे रहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में होती है, और इस प्रकार की बेरोजगारी कहाँ पे होती है बच्चों, तो कृषि क्षेत्रों में होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।